हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में देखा था। आगे हम क्लास को भी शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको मैंने बताया था कि हम जितने भी जो एक्ट आए थे, बहुत सारे एक्ट आए थे भारत के आज़ाद होने तक, उन एक एक एक्ट को देखेंगे और उन सभी एक्ट को हमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, पहला कौन सा होगा? 1773 से 1858 का, जब भारत पर किसका राज था? कंपनी का शासन था। दूसरा 1858 से 1947 तक का, यहां पर किसका शासन हो जाएगा? ताज का या क्राउन का, और यहां पर किसका था? कंपनी का था। तो बहुत सारे एक्ट आएंगे। 1773 का एक्ट आएगा, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आएगा, उसके बाद 1792 आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सारे एक्ट हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारी पूरी क्लास पर का कंसंट्रेशन दो ही बातों पर होगा, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। सबसे पहले आप मतलब समझिए, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। ये किससे निकला है? रेगुलेट से। आपके घर में सिलेंडर गैस चूल्हा होगा, उसमें एक रेगुलेटर होता है ना। वो क्या करता है? जब भी हमें वो चीज़ें यूज़ करनी होती है, आप उस गैस को ऑन करते हो तो रेगुलेटर से उसमें ऑन करते हो ना, जलाते हो। तो वैसे ये रेगुलेट है, ये कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? कंपनी को। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पर थी? इंडिया में। क्या करने आई थी? बिजनेस। लेकिन क्या करना शुरू कर दिया था? शासन। सिंपल है ना, यही तो पूरी प्रोसेस थी। अब सपोज कीजिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आसानी से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अब अंबानी है, अंबानी ग्रुप है, भारत की कंपनी है। ये विदेश में कहीं पर भी जाकर कोई सेटअप खड़ा करती है और वहां पर कुछ गलत सलत चीज़ें करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो नाम किसका खराब होगा? अंबानी ग्रुप का या इंडिया का? किसका खराब होगा? क्योंकि अंबानी ग्रुप कंपनी कहाँ की है? भारत की है ना। और कल को अगर वहां पर वो कंपनी कुछ गलत काम करती है तो कल को कोई भी कंट्री हमारे देश के साथ अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश नहीं करेगा, और भारत में कोई भी बाहर से कंपनी नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई पैसा नहीं लगाएगा, हमारे देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। होता है ना। तो वैसे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से आई थी बिजनेस करना कुछ और ही शुरू कर दिया। ऐसा ही था। तो नाम किसका खराब हो रहा था एक्चुअल में? ब्रिटेन का। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को सामने आना ही था, कंट्रोल इस पर कुछ न कुछ तो इस पर लगाम लगानी ही थी, ताकि ये उनका नाम खराब ना करे। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। इसका पूरा कंसेप्ट अभी हम समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आई थी, क्या चेंजेस आए थे, इससे पहले क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आराम से बैठिए दिल थाम के और नोटबुक अपनी निकाल लीजिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं वो नोट करते रहना, और बाकी जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट जो आपको नोट करने वाले होते हैं, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर उस लिंक पर जाकर आराम से बैठिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो ये जो हमारा क्या था, रेगुलेटिंग, ये जो एक्ट है 1773, सबसे पहले समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या था। सिग्निफिकेंस या हिंदी में बोलते हैं महत्व क्या था इसका। दूसरा, इसका बैकग्राउंड क्या था। इसका बैकग्राउंड क्या था, ये दो चीजें हम समझेंगे। तीसरी चीज हम क्या समझेंगे कि जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, कंपनी में, भारत में,
इस एक्ट से आने से पहले, ठीक है, वो कैसा था? बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा था, या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहां पर चलती थी। फोर्थ हम देखेंगे गवर्नेंस, कि इन्होंने भारत में जो एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी, जो राज व्यवस्था बनाई थी, राज व्यवस्था, ये कैसी बनाई हुई थी इस एक्ट के आने से पहले, इसमें कौन सी कमियां थी, कुछ इसमें कौन सी गलत चीजें थी कि ये एक्ट लाना पड़ गया। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ तो गर्मी बहुत ज्यादा है आज, सिग्निफिकेंस, महत्व क्या था। तो देखिए, ये एक पहला ऐसा कानून भारत में आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का फर्स्ट स्टेप था, पहला कदम था। किस लिए? टू रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या? कमर्शियल, ये जो भी यहां पर बिजनेस कर रहे थे, इनका जो लेन देन था पैसों का सारा, वो एक्शन, और प्लस में दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इन दोनों के चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये पहला कोई कदम उठाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के टाइम में आपको मैं कैसी बॉडी का नाम बताऊंगा जो आज हमारे वर्तमान में है, और वो बॉडी कहीं ना कहीं इसी एक्ट से निकली थी। और उससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो। सही, ठीक है, किसी ने उसका रिप्लाई शायद पता नहीं किया या नहीं किया, मैं चेक करके देखूंगा। तो सिग्निफिकेंस क्या थे कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कंपनी के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन थे, जो काम थे, उनको अलग करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब समझते हैं बैकग्राउंड। हमें पता नहीं इससे पहले क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में, किस लिए? बिजनेस करने के लिए। लेकिन क्या और भी कंपनी साथ में आई थी या उसके बाद आई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां की जो ब्रिटिश जो क्राउन थे, या जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे एक रॉयल चार्टर बोलते हैं, रॉयल चार्टर, उसके द्वारा अधिकार ले लिया था। किसका? मोनोपोली का। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, कि भारत में बिजनेस करेंगे तो सिर्फ हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई भी कंपनी ब्रिटेन से भारत में बिजनेस करने नहीं आएगी। ये पहली चीज तो इन्होंने इसमें ये कर रखी थी, ये हुआ था। तो धीरे धीरे इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, और बाद में क्या किया, इन्होंने भारत की जो आंतरिक जो पॉलिटिकल थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, सेमी सॉवरेन, सेमी सॉवरेन एंटाइटी। सॉवरेन का मतलब क्या होती है? प्रभुता संपन्न। अपने भारत के, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आपको यह नाम मिलेगा, संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि भारत कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अमेरिका की परमिशन चाहिए, या श्रीलंका की परमिशन चाहिए, या रसिया की परमिशन चाहिए। हम आज़ाद हैं अपने कोई भी अधिकार या डिसीजन लेने के लिए। तो वैसे इन्होंने खुद को क्या बना दिया, एक सेमी सॉवरेन एंटाइटी बना दिया। यानी ये भारत में आई थी बिजनेस करने के लिए, कंपनी थी ब्रिटेन की, लेकिन ये कोई भी डिसीजन ले सकती थी। इस हिसाब से इन्होंने खुद को यहाँ पर अपना एक चेहरा पेश किया था। उसके बाद जब ब्रिटेन को ये चीज़ें पता चली कि यार देखो, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री से निकल के कंपनी गई है, और हमारी वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेती है हमसे पूछती ही नहीं है, तो क्यों ना इस पर कंट्रोल किया जाए। तो ये उसका कुछ बैकग्राउंड था जिसको लेकर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था। अब हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन
कैसा था, प्रोसेस या स्ट्रक्चर ढांचा कैसा था 1773 के आने से पहले। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड क्लाइव, सुना होगा लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने क्या किया था, इससे पहले की बात है 1773 की, भारत में ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लागू कर दिया था, यानी ड्यूल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर बना दिया था। ड्यूल गवर्नमेंट क्या थी अभी आपको मैं समझाता हूं। इससे पहले आप एक थोड़ी सी बातें समझिए कि आपको पता होगा कि 1757 में एक युद्ध हुआ था और 1764 में भी एक युद्ध हुआ था। 1757 और 1764 कौन सा, पलासी और बक्सर। हैंडराइटिंग में बच जाइए, सिर्फ कंसेप्ट समझिए। 1757 और 1764 में दो युद्ध हुए थे। ये लॉर्ड क्लाइव की लीडरशिप में जीत जाते हैं और भारत पर कुछ हिस्से पर ये कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल था, बिहार, ये डायरेक्ट किसके अंडर में आ जाते हैं, किसके अंडर में, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अंडर में आ जाते हैं और इन पर ये शासन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेट ऐसा यहां पर था, उसका नाम क्या था, अवध। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं अवध। इसको उन्होंने क्या बना लिया था, एक बफर स्टेट बना लिया था, बफर स्टेट। इस पर उन्होंने कब्जा नहीं किया था, अगर चाहते तो इन पर कब्जा कर सकते थे, यहां पर भी ये अधिकार जमा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसको एक बफर स्टेट बना लिया। बफर स्टेट क्यों बनाया, होता क्या है बफर का मतलब, आप ये समझिए कि आप यहां पर रहते हैं, ये कोई क्षेत्र है जहां पर आप रहते हो स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पर कुछ आतंकवादी, टेररिस्ट, कुछ भी या जंगली जानवर कुछ भी रहते हैं, XYZ। ऐसा हो सकता है ना कि ये यहां से निकलकर यहां पर आए और आप पर अटैक कर दें, हो सकता है ना। अगर आपको इनसे बचना है तो आप क्या करोगे, यहां पर कुछ ना कुछ और एक बिल्डिंग खड़े कर दोगे या कोई स्ट्रक्चर बना दोगे, कुछ भी, कि ये इसको क्रॉस ना कर पाए, क्रॉस करे भी तो भी नहीं दिक्कत हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या काम कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके लिए एक बफर का काम कर रहा है, बफर स्टेट का काम कर रहा है। तो वैसे क्या हुआ था कि अगर आप भारत का मैप देखते हो, ये गुजरात वाला क्षेत्र और ये ऐसे मान के चलिए, हमें बताइए इस साइड अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र था और नीचे मराठा थे यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ये क्षेत्र था, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बफर स्टेट बना दिया, यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं अंग्रेज जो थे सारे के सारे। अब यहाँ पर ये जो अवध थे, उनके जो राजा थे, मालिक थे, वो सारे आज़ाद थे, यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। अब यहाँ से अगर अफगान यहाँ पर अटैक करते तो सबसे पहले किससे लड़ेंगे, इनसे लड़ेंगे ना, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर अफगान यहाँ से ये मराठा वाले आएंगे तो ये भी इनसे लड़ेंगे, ये इनको कुछ करना पड़ा ही नहीं, इनका सब कुछ सेफ है, इनके लिए ये काम कर रहे हैं फ्री में, इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये बन गया ना बफर स्टेट। इसीलिए बोलता हूँ अंग्रेज तेज थे, इतने ज़्यादा तेज थे कि ऐसी कम ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिन पर उन्होंने कब्जा ना किया हो, ठीक है। हर एक देश पर उन्होंने शासन किया, यहाँ तक कि USA को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से काम लेते थे, इनको पता था कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी होती हैं। अगर ये अपने थोड़ा सा प्रॉफिट सोचते तो इस पर कब्जा कर सकते थे, अवध पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रोटेक्शन के लिए, ये आपस में लड़कर मर जाएंगे, हम सेफ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक बफर स्टेट इसको बनाकर छोड़ दिया। पहला काम तो इन्होंने ये कर रखा था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। दूसरा काम क्या था, पहला तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की, या पहले कैसा था। दूसरा
तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये पहला हमने बफर स्टेट देख लिया। अब दूसरा क्या था, कोई एक होती है दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, और दूसरा क्या होता है जिसे निजामत बोलते हैं वैसे तो हिंदी भाषा में, वैसे उर्दू भाषा में। दूसरा इसका नाम क्या था, क्रिमिनल जस्टिस। इन्होंने क्या किया था, दीवानी जो राइट्स थे, जो रेवेन्यू या जो सिविल वाले राइट थे, पैसों वाले जितना भी जो बिजनेस से संबंधित मामले थे, वो सारे अधिकार अपने पास रख लिए। और दूसरे जो क्रिमिनल जस्टिस थे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, वो किनके पास रहने दिए। मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले की। वो वहाँ के जो नवाब थे उनको पास रहने दी। अब सोचो क्यों, वाई? वही बात ना कि ये अपना बिजनेस कर रहे थे, पर कल को ऐसा ना हो कि ये दोबारा से इन पर आक्रमण करते, तो इनको कोई ना कोई इनको गोली देनी थी। तो वो गोली क्या थी, ये थी। बोले कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास अधिकार नहीं है, आपको हमने अधिकार दिए हैं, आप अब भी अपना शासन चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने क्षेत्र के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर। बाकी जो दीवानी राइट है, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस, वो सारे हमारे पास रहेंगे। तो ये सारा पहले स्ट्रक्चर था, और इसे ही बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक ड्यूल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपने इसको समझा होगा। अब आगे गवर्नेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गवर्नेंस की। उन्होंने वहां पर कैसी गवर्नेंस और राज्य व्यवस्था बना रखी थी, वो हमें समझते हैं। इसको आप 3-4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, अभी समझिए। सबसे पहली बात कि इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया था ना, कि कुछ अधिकार तो हमारे पास है और कुछ अधिकार आपके पास है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि कौन से दीवानी राइट्स हैं, कौन से क्रिमिनल जस्टिस में आता है। तो लोगों में काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी। यानी पहली क्या थी, कंफ्यूजन थी किसको लेकर, ड्यूल गवर्नमेंट को लेकर। कैसी ड्यूल गवर्नमेंट, जो दीवानी और निजामत वाले अधिकार को लेकर। तो लोग कंफ्यूज थे कि हमें ये मामला आया है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, नवाब के पास या कंपनी के पास। ये ठीक वैसे ही बात है, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी, ये एक पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, एक पुलिस स्टेशन यहाँ पर है। कोई यहाँ पर कुछ हादसा हो गया तो कोई लोग कंप्लेन करने कुछ भी जाते हैं तो वो यहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ के पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, बोलते हैं ना। फिर ये बंदा क्या करता है, यहाँ पर जाता है, और ये वाले क्या बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। अब बंदा कन्फ्यूज़न होगी ना, उसे तो दिक्कत हो रही है। इन्होंने तो अपने हिसाब से काम कर दिया, पर ये जो बंदा गया था वो प्रॉब्लम में है। तो ठीक वैसी बात यहाँ पर थी। दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन की क्रॉप्स थी, जिनसे में अनाज मिलता है, वो सारी इन्होंने क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। किस लिए, कैश क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप्स। आपने सुना होगा इंडिगो, नील की खेती। आगे हम बाद में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, तब ये चीजें उस समय आएगी, नील वाली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वहां की फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे, हाउ एंड व्हाई। इन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, वहाँ की जो ज़मीन थी, लैंड थी,
उस पर भी इन्होंने बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किस लिए? ताकि किसानों को मजबूर कर सके कि आप फूड क्रॉप्स को बंद कर दीजिए और ये क्रॉप्स लगाने स्टार्ट कीजिए, कैश क्रॉप। वाई? क्यों? क्योंकि बिजनेस कैश क्रॉप है, इससे ज़्यादा आमदनी होगी, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रक्चर सारा किया। दूसरा क्या हुआ था कि जब ये फसल फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, यानी अनाज नहीं बचा, अनाज को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स एक आपने सुना हुआ होर्डिंग। होर्डिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, कि जब अनाज कम बचा तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा कर लिया अपने पास। किस लिए? ताकि जब अनाज की कमी आएगी तो अब इन्हें हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या आया? फेमाइन, यानी कि अकाल या भूखमरी की कंडीशन वहाँ पर आ गई थी। ये सारा कंपनी के द्वारा एक स्ट्रक्चर, कंपनी ने जो जो अपने क्रियाकलाप किए थे उन्हीं का परिणाम था कि ये सारा सिस्टम वहाँ पर चल रहा था। तीसरा मुद्दा क्या था कि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो करप्ट हो चुके थे, भ्रष्टाचारी हो चुके थे। क्या करते थे कि मान के चलो कि कोई एग्जांपल देता हूं आपको मैं वर्तमान का, कि आप इंस्पेक्टर हो, तो आप सरकार के अंडर में काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, पर आप कहीं से रिश्वत लेते हो या कुछ और काम कर रहे हो, आप अपनी वर्दी का भय दिखाकर लोगों को कर रहे हो ना, यानी आप करप्ट हो चुके हो। आपको सैलरी मिलती है, प्लस में वहां से पैसा आपके पास फालतू आ रहा है। वो पैसे से आप क्या करोगे? गाड़ी, बंगला, कुछ जमीन, कुछ तो खरीदोगे ना। जब आप वो चीजें खरीदोगे तो लोगों को वो चीजें दिखेगी, आपके पड़ोसियों को दिखेगी। जब पड़ोसी वो चीज देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि सैलरी इसकी 50,000 है, गाड़ी इसके पास 1 करोड़ की है। हाउ? वही कंसेप्ट, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। वो क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे कि देखो ऐसी सी बात चली, इसकी सैलरी 50,000 है, कमा ये 2 लाख रहा है, कैसे। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो करप्ट हो चुके थे। वो बिजनेस तो करते थे, मतलब कंपनी यहाँ पर बिजनेस कर रही थी, वो कंपनी के एम्प्लॉय थे, लेकिन वो साथ में कुछ अलग ही बिजनेस कर रहे थे, अलग से बेईमानी करके वहां से पैसा कंपनी से निकाल रहे थे और वापस अपने घर पर भेज रहे थे ब्रिटेन में। जब वहां पर पैसा जा रहा था तो क्या हुआ? लोगों ने वो चीजें देखी, कंप्लेन कर दी, बात पहुंचती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अब जब बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचती है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कंपनी बनती है ना, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई सारा का सारा पैसा कोई अकेला बंदा लगा रहा है। सारा पैसा अकेला बंदा नहीं लगाएगा। वहां पर क्या होंगे? शेयर होल्डर होंगे, शेयर होल्डर होंगे। अब यहां पर जब वो करप्ट हो चुके थे कंपनी के एम्प्लॉय, तो क्या कर रहे थे? कंपनी लॉस में चलना स्टार्ट हो गई थी, घाटे में चलना स्टार्ट हो गई थी। उन्हें पैसे चाहिए थे और वो पैसे कहां से लेंगे? बाहर से थोड़ी लेंगे, जिस पर वो शासन कर रहे हैं। वो डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें लोन चाहिए, हैवी लोन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लोन। तो जब ये बात कि लोन चाहिए तो क्या होगा कि वहां के जो शेयर होल्डर थे वो काफी प्रसिद्ध प्रोमिनेंट व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चलता है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो तो लॉस में जा रही है, तो फिर वो आवाज उठाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था? इनकी प्रेशर में आकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस पर इंटरफेयर करना पड़ा और यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट रोल में आती है और ये इन पर एक्शन लेना स्टार्ट करती है। और इसी एक्शन का परिणाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये चीजें यहां पर होती है। ओके, अब छोटी सी एक चीज और समझते हैं। हमने तो ये बात की थी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा था वहां पर। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्ट्रक्चर कैसा था? स्ट्रक्चर समझते हो? जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में क्या होता है कि प्रिंसिपल होता है, कुछ टीचर होते हैं, कुछ एम्प्लॉय और होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर है।
तो वैसे ही इनका भी कुछ स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर क्या था कि पहले इन कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जिसे हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल। इसमें टोटल 24 मेंबर होते थे और ये मेंबर कहां से आते थे, इन्हें कौन नॉमिनेट करता था या किसके द्वारा अपॉइंटमेंट इनकी होती थी, तो वो होती थी शेयर होल्डर के द्वारा। वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था वो अपने अपने बंदों को यहाँ पर नॉमिनेट करते थे, 24 मेंबर होते थे और यही सारे इनको कंपनी को कंट्रोल करते थे, सारे स्ट्रक्चर को। यानी कंपनी को इनके आधार, इनकी जो रिकमेंडेशन थी उनके अनुसार इनको चलना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। अब हम बात करेंगे आगे, ये सारी चीज़ें पहले की थी, इससे पहले अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये क्या क्या चीज़ें लेकर आया वो हम अब समझेंगे। तो जब तक मैं वीडियो को इसको साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं 10-20 सेकंड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, लिखकर या फिर कोई छोटी वीडियो बनाकर। अब जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है ये क्या क्या चेंजेस लेकर आता है, हम चेंजेस देखेंगे। देखिए चेंजेस दो प्रकार के आए थे। कैसे, पहली बात क्या थी, कंपनी थी जो भारत पर शासन कर रही थी, किस पर कर रही थी, भारत पर कर रही थी। तो पहली बात तो कुछ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत पर कंट्रोल कर रही थी उनको लेकर चेंजेस किए गए थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, इनको लेकर कुछ चेंजेस किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। नॉर्मली ये बोला गया था कि आप में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे कंपनी के अंदर, आपको सिर्फ करना क्या कि आप जो भी कोई भी डिसीजन लेंगे, किसी के साथ बिजनेस करेंगे, कोई भी डील करेंगे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे सिविल हो, किसी भी प्रकार की, तो उसकी रिपोर्ट आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करवाएंगे। ये चीज़ें थी, सिर्फ आप समझ लीजिए, लिखिए मत, ठीक है। कि आप जो कुछ भी करेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे इकोनॉमिक्स, वो सारी की सारी रिपोर्ट आप हमें टाइम टू टाइम हमारे पास आप सबमिट कराओगे। हमें पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कितना बिजनेस कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। अब चेंजेस यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हमें पता कि पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर। अब इसका नाम चेंज हो गया था, अब इसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी इसका काम तो वही था सेम जो पहले था, पर इसका नाम चेंज हो गया था गवर्नर जनरल। बस फर्क क्या आया था, अब ये समझिए। 3 टेरिटरी थी, बंगाल, मद्रास, बंबई। पहले ये तीनों आजाद थी, तीनों के बराबर राइट थे, अधिकार थे, ये अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते थे। यहाँ के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, वो अपने डिसीजन ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे। जैसे बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये जो दोनों थे वो किसके अंडर में आ गए थे, बंगाल के अंडर में। यानी अब मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो आजाद नहीं थे, वो किसके अंडर में थे,
बंगाल के गवर्नर जनरल में। और ये जीके का क्वेश्चन है, फैक्ट है कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये पहला गवर्नर जनरल बना था। यानी इन दोनों के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में काम करने वारेन हेस्टिंग्स में। लेकिन इसमें कुछ सारी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी, किनके कैसे अधिकार होंगे, ये कौन कौन से मुद्दों पर ये डिसीजन ले सकते हैं, किन के लिए इन्हें इनकी परमिशन चाहिए, ये चीज़ें अभी भी वैक्यू थी, अनक्लियर थी, जो बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और बाद में जाकर 1784 का अलग से एक्ट आएगा। यहाँ तक ये चीज़ें चल रही थी। दूसरा क्या था, अब देखिए आपको एक स्कूल ओपन करके दे दिया है, अब वहाँ के प्रिंसिपल हो, तो क्या स्कूल हम अकेले चला सकते हैं? नहीं, हमें एक टीम चाहिए। तो वैसे ही जब ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ये पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था, तो इनको भी अपने लिए कुछ टीम चाहिए थी, कुछ मेंबर चाहिए थे जो इनकी हेल्प कर सके। तो इसलिए इसकी हेल्प के लिए वहाँ पर एक टीम बनाई जाती है, उसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारिणी परिषद। क्या थी? कार्यकारिणी परिषद। इसमें टोटल 4 मेंबर थे। टोटल इसमें 4 मेंबर थे इसकी मदद करने के लिए। तीसरी बात, अब जहां पर लोग रहते हैं ऐसा तो है नहीं कि हमेशा शांति बनी रहेगी, वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे घरों में हो चाहे बिजनेस को लेकर हो, ठीक है। तो उन झगड़ों को निपटाने के लिए क्या बनाया गया था? पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। (1774) में। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर। इसमें क्या था? एक चीफ जस्टिस और 3 जज थे। पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इनके पहले चीफ जस्टिस थे। 1+3 का इनका स्ट्रक्चर था। 1774 को ये बना था कलकत्ता में। और आज वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कब बना था? 28 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का। तो इतना सारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी दिक्कत थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया था। पहली दिक्कत क्या थी आपको मैं और भी दे रहा हूँ, वैसे आप इसको चाहे वैसे मत समझिए कि देखिए ये जो 4 मेंबर थे, ठीक है, 4 मेंबर ये हो गए। यहाँ पर ये गवर्नर जनरल है। कोई भी मुद्दा उस पर इन्हें डिसीजन लेना है तो इनमें से अगर 3 मेंबर एक साइड हो गए और 1 मेंबर इस साइड आ भी गया तो ये तो 2 हुए और ये 3 हो गए। यानी चलेगी किसकी? इनकी चलेगी। यानी ये गवर्नर जनरल था, ये कहीं ना कहीं इन चारों के अंडर में काम कर रहा था। इसके पास प्रॉपर इनके पास अधिकार नहीं थे। तो इस वजह से गवर्नर जनरल को बहुत सारे डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी। यानी गवर्नर जनरल के पास सिर्फ कास्टिंग वोट था, ना कि ओवरराइडिंग वोट था। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर अगर 2-2 बंदे भी हो जाते हैं, जैसे 2 बंदे बोलते हैं ये काम करना है, 2 बोलते हैं ये काम नहीं करना, तो जिसके पक्ष में ये अपना वोट डालेगा उसकी बात मानी जाएगी। इसे बोलते हैं कास्टिंग वोट, ना कि ओवरराइडिंग वोट। ओवरराइडिंग का वोट ये होता है कि अगर इस साइड यहाँ पर 3 बंदे हैं और इस साइड अगर ये 1 बंदा है, अगर ये इसके पक्ष में वोट दे देगा, चाहिए 2 हो, इन तीनों की बात नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हुई थी। तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें और भी थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था दीवानी राइट्स वाले, वो इश्यू था, लोगों में कंफ्यूजन थी। तो इसको लेकर इसमें बहुत सारी कमियां थी। और जब भी कमियां होती तो हमारे फ़ोन की तरह अपडेट आता ही आता है कि हमने एक नया अपडेट लॉन्च किया। तो वैसे ही इसका एक अपडेट वर्जन आएगा आगे, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्ट और आएगा, जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। वो चीज़ें क्या हम अगली क्लास में देखेंगे। शायद क्लास 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है, हमने टारगेट लिया था 30 मिनट का,
से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत आती है शूट करने में। आई होप कि आपने क्लास को अच्छे से समझा है, आपको समझ में आई है चीज़ें। कुछ भी दिक्कत होता है मुझे बेफिक्र कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। और इससे संबंधित जो भी फैक्ट आपको नोट करने हैं, वैसे मैंने सब कुछ करा दिया है, उसका लिंक आपको मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर उस हमारी ब्लॉग साइट पर जाकर आप उन्हें आराम से बैठकर नोट कर सकते हैं। ओके, तो बस एक छोटा सा काम आपसे मैं करवाना चाहूँगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, तो ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।